देखो आगे सेंटर ऑफ ग्रुप जी बता रहा था, है ना। सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। सेंटर ऑफ ग्रुप जी का सेंटर। क्वेश्चन टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रुप जी। मेरी कॉपी है क्या? कॉपी ये नीचे रखे, मोबाइल के नीचे आपकी है ना। किसी प्रकार मेरी नहीं, 10 द सेट कैपिटल जेड ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट सबको बताना पड़ेगा। चलो देखो लेट जी डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जी डॉट क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है। उसको जेड से डिनोट करें एंड सेंटर ऑफ ग्रुप जी जेड बी एनी फिक्स पॉइंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन सेट कैपिटल जेड इज इक्वल टू एक्स बिलोंग इन जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी is called center of group G, is called center of group G। G डॉट क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और Z क्या है? एक फिक्स एलिमेंट है ग्रुप G का। देन एक ऐसा सेट Z है जो या G के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो एलिमेंट Z के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? ग्रुप जी का सेंटर। लिखा है एस बिलोंग इन जी। अब जी कैसे हो? सच दैट जो जेड के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं, जेड के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट जेड के साथ जो एलिमेंट जी के जेड के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेंटर, ठीक है। ग्रुप जी का सेंटर कहलाएगा। जो एलिमेंट ग्रुप जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करेगा, वही एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। या कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस कोई यही है। थ्योरम लिखो, थ्योरम द सेंटर जेड ऑफ ग्रुप जी, जेड ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ग्रुप जी। जो ग्रुप जी का सेंटर होता है वो ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आप सुनो इसको समझने के लिए कि जैसे मान लो जी एक ग्रुप है, ठीक है, और यह चीज का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जी के नॉन एम्प्टी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बताया गया था। अब कोई कॉम्प्लेक्स को यदि आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो दो चीजें दिखाना पड़ेगा। पहले उस कॉम्प्लेक्स को प्रूव करो कि सब ग्रुप है, और जब सब ग्रुप प्रूव कर लोगे तो कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बनता, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, है ना। पहले कॉम्प्लेक्स को पहले सब ग्रुप सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड के बारे में तो आपको कुछ भी पता नहीं है, तो पहले इसको सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा तो उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा।
किसी कॉम्प्लेक्स को सबग्रुप प्रूव करने का क्या तरीका है? जिस कॉम्प्लेक्स को आपको सबग्रुप प्रूव करना है उसके दो एलिमेंट लो, ए बी बिलोंगिंग एच, तो क्या दिखा दो? ए इंटू बी इनवर्स बिलोंगिंग एच, ठीक है। यदि ये दिखा दोगे तो एच क्या हो जाएगा? सब ग्रुप। फिर आपको ये बताया गया है कि जी एक ग्रुप है और एच सब ग्रुप है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी और एच बिलोंगिंग एच, के लिए एक्स से एच, एक्स से इनवर्स बिलोंगिंग एच दिखाना पड़ता है, तब एच क्या होता है? नॉर्मल, ठीक है ना। तो दो चीजें दिखाएंगे, पहले हम जेड को दिखाएंगे सब ग्रुप, फिर जेड को दिखाएंगे नॉर्मल सब ग्रुप, दो चीजें दिखाएंगे, है ना, यही दिखाने वाले। ठीक है ना, तो लिखो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ग्रुप देखो, नाउ वी हैव किसी ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेट जी डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, जी डॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है। देन set z is equal to x belonging g such that zx is equal to xz for all x belonging g is called center of group G, is called center of group G. Then we have to prove that. Then we have to prove that center of group G, group G, is the normal sub. that is Z is a normal subgroup of group G. Z is a normal subgroup of group G. To prove it, we have to show that. To prove it, we have to show that number first, Z is subgroup of group G, और दूसरा क्या दिखाएंगे? Z is normal subgroup of group G, ठीक है। Let तो क्या करेंगे? पहले Z को दिखाएंगे हम सब ग्रुप, ठीक है। क्या दिखाएंगे? सब ग्रुप। लेट Z1 स्मॉल Z1 स्मॉल Z2 बिलोंगिंग कैपिटल Z, Z1 और Z2 ग्रुप जी के सेंटर के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते होंगे। जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं उन एलिमेंट का कलेक्शन ग्रुप जी का सेंटर कहलाता है। सेंटर से बिलोंग कर रहे हैं। हाँ, जो ग्रुप की डेफिनेशन हम लिखे हैं तो वो इस प्रकार लिख लेना, पर हम गलत लिख रहे हैं। जेड बिलोंग इन जी सच दैट जेड एक्स बराबर एक्स जेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी। ग्रुप जी के उन एलिमेंट जेड का कलेक्शन जो जेड जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। हम यहाँ पे एक्स लिख दिए थे, उधार लेना जेड बिलोंगिंग जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एलिमेंट जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, वे क्या कहलाएंगे? ग्रुप जी का सेंटर। और वो जो फिक्स एलिमेंट लिख रहे थे उसको काट दो, ऊपर डेफिनेशन आज लिखवाएं जो कल सही लिखे थे, कले वाला लिखे हो ना, ठीक है। पर कल भी हाँ ऐसे लिख दिए थे हम, नहीं जेड लिखे थे। लेट Z1 और Z2 बिलोंग इन Z। सुनो, Z1 और Z2 जेड के दो एलिमेंट लेते हैं, तो ये Z1 क्या करेगा? जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, तो क्या लिखेंगे? Z1 S बराबर S Z1। और Z2 भी किसका एलिमेंट है?
जेड का। जेड का। तो यहाँ पे ये Z2 भी क्या करेगा, जी के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करेगा। तो यहाँ लिख देंगे Z2 बराबर SZ2, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या लिखोगे, देन बाय डेफिनेशन ऑफ आप सेंटर ऑफ ग्रुप जी। डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सेंटर ऑफ ग्रुप जी क्या होगा, Z1 Z1 इज इक्वल टू x Z1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग जी, और Z2 x बराबर x Z2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग जी। ये हो गया मान लो फर्स्ट, और ये हो गया सेकंड। वक्त आने पर इसको उपयोग करेंगे। जब Z1 S के स्थान पे Z1 लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया करेंगे, Z2 S के स्थान पे Z2 लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख दिया करेंगे, ठीक है ना। अब देखो नाउ Z2 X इज इक्वल टू X Z2 लेकर चलते हैं फॉर ऑल X बिलोंगिंग जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इसी में क्या करते हैं, Z2 का इनवर्स पर मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, Z2 के इनवर्स पर दोनों साइड, है ना। तो क्या होगा, Z2 X है और Z2 का इनवर्स इधर भी करा, मत करो मल्टीप्लाई X Z2 का इनवर्स X Z2 और Z2 का इनवर्स, Z2 का इनवर्स का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी किए, ठीक है। तो देखो Z2 और Z2 का इनवर्स मिलके क्या हो जाएगा E, देखो यहाँ पे इन दोनों को ब्रैकेट में करते हैं तो Z2 का इनवर्स और Z2 ब्रैकेट में और X ये क्या होगा, Z2 का इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे, Z2 का इनवर्स X लिख लो, और Z2 का इनवर्स अलग, सभी हो जाएगा। Z2 का इनवर्स, और ये क्या होगा, Z2 का इनवर्स Z2 मिलके E, G4 E X Z2 का इनवर्स, और ये क्या होगा, Z2 का इनवर्स X, और ये E, ये आगे लिखते जाना फॉर ऑल X बिलोंगिंग जी, फॉर ऑल X बिलोंगिंग जी। यहाँ भी लिख देना फॉर ऑल X बिलोंगिंग जी, यहाँ भी लिख देना फॉर ऑल X बिलोंगिंग जी। और इसका रीजन क्या होगा, बाई सौ सीटें लगा दिए, G2 हाँ बाई G2, और इसमें क्या होगा बाई G4, और अगले स्टेप में क्या लिखो बाई G3, ई का गुणा करने से कोई फर्क नहीं, X Z2 का इनवर्स इज इक्वल टू Z2 का इनवर्स X फॉर ऑल X बिलोंगिंग जी बाई G3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे G के सारे एलिमेंट के साथ Z2 का इनवर्स कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगा, G के सारे एलिमेंट के साथ Z2 का इनवर्स कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगा। इसका मतलब Z2 का इनवर्स भी ग्रुप G के सेंटर का एलिमेंट होगा। जो एलिमेंट ग्रुप या G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं वे ग्रुप G के सेंटर के एलिमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ देखते क्या है कि Z2 का इनवर्स भी G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करने लगा। तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, Z2 का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल Z by definition of center of group G, by definition of center group G, by definition of center of group G, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको, जब Z2 का इनवर्स आ गया, हमारा मकसद क्या दिखाना है कि जब Z1 और Z2 बिलोंग इन कैपिटल Z लिए हैं तो हमारा मकसद ये है Z1 इंटू Z2 का इनवर्स बिलोंग इन Z दिखाना गोल है, तब सब ग्रुप हो पाएगा, है ना, ठीक है। अब Z2 का यदि हम कहे थे अभी Z2 कैपिटल Z का एलिमेंट होगा, ये तो नहीं कह सकते Z2 का इनवर्स भी Z का एलिमेंट होगा क्योंकि Z ग्रुप है, Z के बारे में तो कुछ पता नहीं है अभी, अब इसीलिए हमको इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि Z का एलिमेंट तभी कह सकते थे जब Z2 का इनवर्स भी G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड कर दे, यही इसीलिए हमको दिखाना पड़ा। ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे Z2 बिलोंग इन Z तो Z2 का इनवर्स बिलोंग इन Z बाई G4, क्योंकि Z थोड़ी पता है कि Z ग्रुप है, अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है।
इसलिए Z2 का इनवर्स Z का मेंबर है। ये दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ा कि Z2 का इनवर्स G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब किस पर हम विचार करते हैं। नाउ वी सी दैट, अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, Z1 और Z2 की इनवर्स इनटू X। हम ये कहना चाहते हैं कि Z1 और Z2 का इनवर्स कैपिटल Z का मेंबर हो जाए। ये क्या दिखाना पड़ेगा कि ये एलिमेंट G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स लॉ को होल्ड करेंगे। हमारा मकसद तो ये है कि Z1 Z2 का इनवर्स X बराबर क्या दिखा दें, Z1 Z2 का इनवर्स X। तभी ना कह फॉर ऑल X बिलोंगिंग G, तभी कह पाएंगे कि Z1 Z2 का इनवर्स किसका मेंबर है, कैपिटल Z का, सेंटर का। क्योंकि जो एलिमेंट G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स लॉ को होल्ड करते हैं वही कहलाते हैं ग्रुप G के सेंटर के मेंबर। ठीक है, तो हमारा मकसद ये है, इसलिए इस पर हम विचार करते हैं। Z1 और Z2 के इनवर्स X पर विचार करते हैं। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, Z1 लिख लो पहले, Z2 का इनवर्स X, Z2 का इनवर्स X लिख लो। ये इसका नाम कुछ रख लो, इक्वेशन क्या थर्ड डाल दिया। इसका नाम देखो, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो, इसका। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए Z1 पहले और Z2 का इनवर्स X बाद में लिख दिए बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई G2। ठीक है, बाई G2 फॉर ऑल X बिलोंगिंग G लिखने के बाद लिखो बाई G2 एसोसिएटिव लॉ से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में ब्रैकेट लगा है तो आगे वाले में दोनों में ब्रैकेट लगा दिए, तो कौन सा रूल लग गया, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का शॉर्ट नेम क्या है, G2। ठीक है, आप देखो यहाँ पे G2 का इनवर्स है, सुनो, G2 का इनवर्स S के स्थान पे लिखा जा सकता है X Z2 का इनवर्स। Z2 का इनवर्स S के स्थान पे लिखा जा सकता है क्या, क्या लिखा जा सकता है, X Z2 यहाँ Z1 लिख दो और इसको लिखो X और Z2 का इनवर्स बाई G फॉर ऑल X बिलोंगिंग G और बाई इक्वेशन थर्ड बाई। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। Z1 S को एक साथ लिखो, Z1 X और फिर क्या, Z2 का इनवर्स फॉर ऑल X बिलोंगिंग G और बाई G2। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, आप Z1 S के स्थान पे X Z1 लिखना चाहते हैं तो किससे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। बिल्कुल, बस देख लो, फर्स्ट हम मिटा दिए हैं। Z1 S के स्थान पे S Z1 लिखा जा सकता है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट X Z1 लिख दो और Z2 का इनवर्स फॉर ऑल X बिलोंगिंग G। अब यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाओ, तो यहाँ पे X Z1 और Z2 का इनवर्स फॉर ऑल X बिलोंगिंग G बाई G2। तो देखो Z1 और Z2 का इनवर्स X, तो देखो Z1 Z2 का इनवर्स G के सारे एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स लॉ को होल्ड करने लगा। इसका मतलब ये एलिमेंट भी ग्रुप G के सेंटर का बिलोंग करेगा। हाँ, तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, Z1 और Z2 का इनवर्स बिलोंगिंग कैपिटल Z बिल्कुल, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप G, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप G। ठीक है, तो देखो Z1 और Z2 Z के मेंबर लिए, तो Z1 और दूसरे एलिमेंट के इनवर्स का मल्टीप्लाई Z को बिलोंग कर गया। इट मींस Z इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। इट मींस, तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर, ऊपर लिखते हैं सिंस फॉर Z1 Z2 बिलोंगिंग Z, सिंस फॉर Z1 और Z2 बिलोंग इन कैपिटल Z, वी गेट Z1 और Z2 का इनवर्स बिलोंग इन कैपिटल Z। इट मींस कैपिटल Z सब ग्रुप, इट मींस कैपिटल Z इज ए सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। अब नॉर्मल सब ग्रुप करें, इतना कल बता दिए।
ठीक है। अब लिखो now we have to show that capital Z is normal subgroup of group G। क्योंकि कोई सबग्रुप नॉर्मल सबग्रुप बनता है तो पहले हमको सबग्रुप प्रूव करना पड़ा Z को, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट स्मॉल x बिलोंगिंग G एंड स्मॉल z बिलोंगिंग कैपिटल Z। x और z x इनवर्स z ने देखो x z इनवर्स बिलोंग इन z दिखा दे, यदि तो z क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। ये नहीं दिखाना होगा है और अब x बिलोंगिंग G और h बिलोंगिंग h की जगह z बिलोंगिंग z करेंगे, अभी z सबग्रुप चलेगा। हाँ ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो x z को लिख सकते हैं zx, क्या लिख सकते हैं x z को क्या लिख सकते हैं zx लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया x इनवर्स, इसी को क्या लिख सकते हैं z और x इनवर्स e हो जाएगा, इसी को क्या लिख सकते हैं z और ये e, इसी को लिख सकते हैं z, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे बाई G2 बाई G4 बाई G3। अब z तो पहले से पता है किसका मेंबर है, z का, इसका मतलब ये हुआ कि x और z x इनवर्स का मान z के बराबर आता है, ये मेंबर है कैपिटल Z का, इम्प्लाइज x z x इनवर्स बिलोंगिंग कैपिटल Z। सिंस फॉर x बिलोंगिंग G और z बिलोंगिंग Z we get x और z x इनवर्स बिलोंगिंग कैपिटल Z। It means जिसका अर्थ है सेंटर ऑफ ग्रुप G, सेंटर ऑफ ग्रुप G that is capital Z is a normal subgroup of group G, normal subgroup of group G। तो वहाँ पे स्लैश भी करें कुछ क्या, x बिलोंग्स G के बाद क्या वो कुछ नहीं हो गया तो तुम मिटा दीजिए। अच्छा x belonging G, comma z belonging Z we get which means center of group C that is Z is a normal subgroup of group G। देखिए अगला क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है so that every subgroup of क्वेश्चन है थ्योरम, question an abelian group is normal subgroup किसी आबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप ले लेंगे तो नॉर्मल सब ग्रुप हर हाल में रहेगा। यदि ग्रुप आबेलियन है और उसका कोई सब ग्रुप लेंगे तो वह सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी अवश्य होल्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये जानते हो G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ये आबेलियन ग्रुप है, और ये भी जानते हो कि एक सब ग्रुप है ये 1 - 1, बिल्कुल है, तो निश्चित रूप से नॉर्मल सब ग्रुप प्रॉपर्टी की होल्ड करेगा।
करवे करता है, दिखाए थे एग्जाम्पल यही दिखाए थे नॉर्मल सब ग्रुप। हर जगह यही देखते हैं। हाँ तो क्या है, यदि कोई ग्रुप आबेली ग्रुप और उसका कोई सब ग्रुप लेंगे तो हर हाल में क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, सब ग्रुप भर नहीं रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। जब जी आबेली है तो, और यदि जी आबेली नहीं है तो हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप को कोई आवश्यक नहीं है इसका कन्वर्सली मतलब सॉरी मतलब इसका उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि यदि कोई आबेली ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप जो होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप अवश्य होगा 100%। 100%। कोई यदि सब ग्रुप कोई ग्रुप है नॉर्मल आबेली ग्रुप नहीं, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वे हर हाल में नॉर्मल सब ग्रुप होगा सब ग्रुप। ठीक है, वही लिखे हैं, सो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ आबेलियन ग्रुप इज अब नॉर्मल। एलियन ना होगा तो कम्यूटेटिव बस को होल्ड ना करेगा। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, इसका देखो सॉल्यूशन, लेट जी डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप and H is a subgroup of, and H is a subgroup of group G. H is subgroup of group G. Let X be, then we have to prove that we have multiplicative abelian group. हो गया Abelian group. और ये चीज सब ग्रुप H is subgroup of group G. Then we have to prove that. Then we have to show that H is normal subgroup of group G. H को नॉर्मल सबग्रुप ग्रुप बनना, ठीक है। क्या करेंगे, लेट एक्स बी एनी, लेट एक्स बी एनी, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड स्मॉल एच बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, माने x कोई g का एलिमेंट है, माने x belong in g, h belong in h, that is x belong in G और h belong in कैपिटल H। इसको ऐसा ना लिख के ऐसा मैं लिखते तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ इधर ना लिख सकते हैं, x से h x इनवर्स पर विचार करते हैं। जी क्यों विचार करते हैं, हमारा मकसद ये है कि बिलोंग इन क्या दिखा दें, ना h belong दिखा दे तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। x से h x इनवर्स, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको एच एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स एच, कब जब आबेली ग्रुप है, x इनवर्स एक्स से एच एक्स इनवर्स है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लिख लो ब्रैकेट में लगा दो एच एक्स इनवर्स, कोई फर्क नहीं, हां ऐसे ठीक है। अब इसमें क्या करो जी, आबेलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव का होल्ड होगा, एच एक्स इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, यहाँ पे एक्स इनवर्स एच वाई जी भाई सिंस, ओके, सिंस जी इज आबेलियन, आबेलियन, सो G5 property is also hold, G5 property is also hold। सर ये g2 से लिखेंगे इसका हाँ। x इनवर्स, हाँ इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, G2 से नहीं लिख सकते क्योंकि सर ब्रैकेट का कुछ लगाए नहीं, ठीक है, तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। बल्कि वहाँ पे लगाए होते अब यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्या, g2 नहीं ये तो उस बार लगाए काउंटेटिव ला लगाए हैं ना, जी इज आबेलियन सो G5 प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड, काउंटेटिव ला होल्ड होगा, हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें लगा सकते हैं G2, बिल्कुल लगाएंगे ताकि h हो जाए, एक्स इनवर्स बाई एच बराबर h का बाई G2। अब एक्स एक्स इनवर्स क्या होगा, e होगा G एच g4 से बाई G4
तो ये क्या हो गया एच G3 से बाई G3। सब अब एच के बारे में पहले से पता है आपको, एच बिलोंगिंग एच। इसको सॉल्व करते करते एच आ गया, तो एच तो एच का मेंबर है ही, इसका मतलब ये भी एच का मेंबर है। मान ही के चल रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच आया, एच एच का मेंबर है ही, इट मीन्स क्या हुआ, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंगिंग एच। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप ये तो दिख रहा है नीचे क्या। दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा। क्या आ गया आपका, implies x h x inverse बराबर h belonging h since for x belonging G h belonging h, ठीक है, x inverse belonging h, it means h is normal subgroup of group G, it means H is a normal subgroup of group G। और x belonging G h belonging H हमें प्राप्त हुआ x x का इनवर्स h से बिलोंग कर रहा है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सब ग्रुप है। लिख देते ना, हाँ आ गया। एक और एग्जांपल देखो, क्वेश्चन और देखो, ठीक है ना इसको ना। जी सर। क्वेश्चन सेकंड, if h is a subgroup of h is a subgroup of group G, देखो if h is subgroup of group G and n is a normal subgroup of group G, h ग्रुप G, ग्रुप G का h ग्रुप G का सबग्रुप है और n नॉर्मल सबग्रुप है ग्रुप G का, ठीक है सर। ठीक है। देन so that h intersection n क्या is मेंबर है? नॉर्मल सबग्रुप ऑफ h, अच्छा जैसे h इंटरसेक्शन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ h, h का नॉर्मल सबग्रुप होगा। एक सबग्रुप एक नॉर्मल सबग्रुप का इंटरसेक्शन करने से जो आएगा वो नॉर्मल सबग्रुप रहेगा h, सब ग्रुप का नाम ठीक है। क्या लिखोगे, गिवन h इंटरसेक्शन is a subgroup of group G and n is normal subgroup of n is ये लिखे normal subgroup of group G। to prove h intersection n is a normal subgroup of h, normal subgroup of h, normal subgroup of h, लिख लेते ना, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ h। क्या करेंगे, लेट h बी एनी एलिमेंट है, लेट h be any element of h and a be any element of and small a be any let h
एलिमेंट ऑफ बी एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच होना चाहिए ना। हाँ एच बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच होना चाहिए और ए बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए बी एनी जी का एक एलिमेंट ऑफ एक जी का एक एच का। हाँ जिसको नॉर्मल सब ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन एन जिसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उसको ना देखो यहाँ हाँ जी और एन था हाँ यदि एच को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो एलिमेंट एच का लेना पड़ता है देखो जी का और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी हाँ क्या दिखाना पड़ता है एक्स इनवर्स बिलोंगिंग एच हाँ तो एच का काम यहाँ एच इंटरसेक्शन एन कर रहा है बिल्कुल जी का काम तो जी का काम एच कर रहा है जी का काम कौन कर रहा है एच इंटरसेक्शन एन को एच का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है ना जी ठीक है फॉर ऑल एच बिलोंगिंग एच और फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंगिंग एच इंटरसेक्शन एन तो क्या दिखाना पड़ेगा एच का इनवर्स बिलोंगिंग एच इंटरसेक्शन एन तब ये नाम सब ग्रुप हो पाएगा एच का जी का एलिमेंट लिए होते जी का कहलाता एच का प्रूफ करना है तो एच का एलिमेंट लेते हैं हाँ जी का प्रूफ करें तो जी का और एलिमेंट जिसको नॉर्मल सब ग्रुप लेना है सिद्ध करना है उसको बीच में वो एलिमेंट रहता बिल्कुल जैसे बताया ना था एक्स से एच एक्स इनवर्स हाँ तो एच एलिमेंट एच का है एच को नॉर्मल सब ग्रुप प्रयोग करना चाह रहे थे समझ गए तो बीच में रहता है और बाई दाई और जी के एलिमेंट रहते हैं जिसका नॉर्मल सब ग्रुप है हमको प्रूव करना है एच का नॉर्मल सब ग्रुप है किसको एच इंटरसेक्शन एन को तो हम इसका कोई एलिमेंट लिए है ए और जिसका नॉर्मल सब ग्रुप किसका एच का प्रूव करना है एच के एलिमेंट लिए फॉर ऑल एच बिलोंगिंग एच के लिए दिखाना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा एच इनवर्स बिलोंगिंग एच इंटरसेक्शन एन तब ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा एच का किसका एच लेट एच बी let A be any element of H intersection N H intersection N देख लिए जी अब क्या करोगे हम तो फिर that is लिखो that is H belong in capital H और A belong in capital H intersection N इसका मतलब क्या है जब ए एच इंटरसेक्शन एन का मेंबर है तो ए एच में भी रहा होगा और एन में भी रहा होगा तब ना इंटरसेक्शन में आएगा यस सर तो इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं ए ए बिलोंगिंग बिलोंगिंग एच एच और एंड ए बिलोंगिंग एच ए बिलोंगिंग एन बिल्कुल ठीक है ए बिलोंगिंग एच और ए बिलोंगिंग एन ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जब ए एच का मेंबर है और एच भी एच का मेंबर है ठीक है तो क्या होगा इसी को हम लिख सकते हैं एच का इनवर्स बिलोंगिंग एच लिख लेते थोड़ा सा फिर एच बिलोंगिंग एच ए बिलोंगिंग एच द इम्प्लाइज एच ए बिलोंगिंग एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच बाय जी क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच तो एच सब प्रूफ है उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होगी एच ए मेंबर हो गया ठीक है अब फिर क्या लिखोगे सिंस एच बिलोंगिंग एच ए बिलोंगिंग एच और एच बिलोंगिंग एच द इम्प्लाइज एच ए बिलोंगिंग एच एच का इनवर्स भी बिलोंगिंग एच क्योंकि ये सबग्रुप है ये सबग्रुप है ना तो हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा होगा जब एच का मेंबर है एच का मेंबर है तो एच इनवर्स भी एच का मेंबर रहा होगा जब ये दोनों है दोनों का मल्टीप्लाई भी एच का मेंबर हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे तो इम्प्लाई एच का इनवर्स बिलोंगिंग एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन एच ठीक है अब ये क्या होगा इसको फर्स्ट डालो फर्स्ट नंबर इसको क्या डाल लिए फर्स्ट अगेन ये तो आपको पहले से पता है कि ए बिलोंग इन क्या लिखे ए बिलोंग इन एच अथवा ए बिलोंग इन एन ए एच में भी होगा ए एन में भी होगा बिल्कुल ठीक है एन
n क्या है? ये नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी के सारे एलिमेंट के लिए क्या होगा? एच इनवर्स बिलोंगिंग क्या होगा? n। सारे एलिमेंट के लिए जो एच के एलिमेंट होंगे तो जी के एलिमेंट है ना, है जी के सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है। n नॉर्मल सब ग्रुप है। सुनो, ठीक है, जैसे मान लो n नॉर्मल सब ग्रुप है तो n ए और यहाँ पे क्या लिख दोगे? एच इनवर्स बिलोंगिंग होगा कि नहीं होगा? चलो, ये नॉर्मल सब ग्रुप पहले से पता है। जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से क्या होगा? जी के सारे एलिमेंट के लिए एच, यदि जी का एलिमेंट हो स्मॉल एच तो क्या होगा? एच इनवर्स बिलोंगिंग एन होगा। जहाँ एच के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल एच बिलोंगिंग जी, फॉर ऑल एच बिलोंगिंग जी, जी के सभी एलिमेंट के लिए। तो जब जी के सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है, जैसे इंडिया के सभी लोगों के लिए लाडली बहना योजना है मान लो, ठीक है, तो वो राजस्थान के लिए होगी कि नहीं होगी? होगी। तो राजस्थान यहाँ क्या है? एच। जब ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके सबसेट के लिए तो होगा होप करेगी कि नहीं होगी? एच क्या है? सब ग्रुप है। तो जी का सबसेट नहीं हुआ, तो सबसेट हुआ। तो जब सारे पूरे इंडिया के लिए वो सुविधा है तो किसी स्टेट के लिए हर हाल में होगी। तो यहाँ पे फॉर ऑल एच बिलोंगिंग जी है तो हम क्या लिख सकते हैं यहीं पे? फॉर ऑल एच बिलोंगिंग एच बी, क्योंकि एच सबसेट है ग्रुप जी का। जी के सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है तो इसके सबसेट के लिए तो होगा होप करेगी। एमपी के लिए जो सुविधा है तरीका के लिए होगा करेगी नहीं? वही क्या है, यहाँ लिख सकते हैं एच इनवर्स बिलोंगिंग एन फॉर ऑल एच बिलोंगिंग एच लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, जब सारे ग्रुप के सारे एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है सबसेट के लिए होगा होप करेगी। ठीक है, तो जब ये एलिमेंट एन का भी एलिमेंट है और यही एलिमेंट अभी दिखाए है इक्वेशन फर्स्ट में, एच का भी एलिमेंट है, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है, जो दोनों में होता है वही इंटरसेक्शन में होता है। इसका मतलब ये एलिमेंट किसमें आ गया? एच और एन के इंटरसेक्शन में आ गया। तो एच इंटरसेक्शन एन क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो करने लगा। इसका मतलब एच इंटरसेक्शन एक नॉर्मल सब ग्रुप हुआ एच का, क्योंकि फॉर ऑल एच बिलोंगिंग जी किसमें कन्वर्ट हो गया? फॉर ऑल एच बिलोंगिंग एच में। इसका मतलब क्या होगा कि ये एन इंटरसेक्शन जो एच है नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप का, नॉर्मल सब ग्रुप का नहीं, सब ग्रुप का। ठीक है, तो क्या लिखोगे अब? अगेन n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इवन एंड, इस बात का आपको पता है, ए बिलोंगिंग n और h बिलोंगिंग h। यहाँ पे क्या होगा? एच इनवर्स बिलोंगिंग n फॉर ऑल h बिलोंगिंग G। तो एच इनवर्स बिलोंगिंग n फॉर ऑल एच सबसेट G, या सबसेट G। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एच इनवर्स बिलोंगिंग n फॉर ऑल एच बिलोंगिंग h। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एच इनवर्स बिलोंगिंग, हाँ ये एच होगा, एंड एच इनवर्स बिलोंगिंग n implies एच इनवर्स बिलोंगिंग h intersection n for all h belonging h for all h belonging h। It means h intersection n is a normal subgroup of h, normal subgroup of h। ठीक है ना?
अब देखो यूनिट फर्स्ट पार्ट 7 लास्ट पार्ट, यूनिट फर्स्ट पार्ट 7 क्या है? कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप, विभाग समूह, कोशिएंट ग्रुप। कोशिएंट ग्रुप क्या होता है? देखिए इतना कोशिएंट ग्रुप, कोशिएंट ग्रुप क्या होता है? सुनो, जैसे आप ये जानते हो कि t इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। सुनो, ये ग्रुप है, पहले समझ लो इसको, फिर लिखवा दें। कोशिएंट ग्रुप, QUOTIENT, कोशिएंट ग्रुप। जी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ले लिए, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। और यहाँ पे n क्या है? एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, इसके मेंबर है 1 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कोसेट कितने बनेंगे? n1 n माइनस 1 n आयोटा n माइनस आयोटा बनेगी राइट कोसेट। ठीक है, तो n को हम बोल रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप है, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। ये थ्योरम पढ़ चुके हैं। किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप या ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट। ठीक है, जब यह नॉर्मल सब ग्रुप है ईच लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ राइट कोसेट को उपयोग कर रहे हैं, आप इसके साथ लेफ्ट कोसेट भी लिख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल है। ठीक है, यदि यह नॉर्मल सब ग्रुप है तो। ठीक है, अब ये जानते हो कि देख चुके हो कि n1 n आयोटा के n माइनस 1 के बराबर होता है, n आयोटा n माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट, आइडेंटिकल है दोनों। ये इसके आइडेंटिकल है, ये इसके आइडेंटिकल है। भिन्न भिन्न प्रकार कितने प्राप्त हुए? डिसजॉइंट राइट कोसेट कितने हुए? एक n1 मिला, एक n आयोटा मिला। ठीक है, तो यहाँ पे n1 जितने डिसजॉइंट राइट कोसेट मिलते हैं, एक n1 मिला, एक n आयोटा मिला। ठीक है, तो इसका एक सेट बना ले। क्या बना लें? एक सेट बना लें। तो जब एक सेट बना लेंगे तो इस सेट को डिनोट करते हैं g अपॉन n से। इससे g अपॉन n से। ठीक है, तो ये जानते हो कि राइट कोसेट है, ये भी राइट कोसेट है। ये देख चुके हैं, तो राइट कोसेट, ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है। तीसरी थ्योरम पढ़े हो, किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप H है, ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यदि दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। तो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे n1 इंटू n आयोटा करोगे तो क्या आएगा? n1 आयोटा, तो क्या आएगा? n आयोटा ही आ गया। n आयोटा भी क्या है? राइट कोसेट है। ठीक है, और यहाँ पे g अपॉन n में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो g में यानी कि ऑल राइट कोसेट का जो कलेक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये ऑपरेशन लगी है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट। तो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाता है, ये भी एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ये परंपरा है। g अपॉन n लिखते हैं, कुछ राइटर g अपॉन h लिख देते हैं। ठीक है, h को बोल दे के s नॉर्मल सब ग्रुप है, पर नहीं हम लोग h को सब ग्रुप पढ़कर आए हैं, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप। वैसे हम h को नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध किए हैं अभी तक। ठीक है, थ्योरम में भी तो h को मानते चले आए। ठीक है, तो g अपॉन h, तो इसके एलिमेंट क्या लिखेंगे? h a सच दैट a बिलोंग इन g, अथवा g अपॉन n लिखे हो तो क्या लिखोगे? n a सच दैट a बिलोंग इन g। ठीक है, ये राइट कोसेट का कलेक्शन हो गया। राइट कोसेट का जो कलेक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या करेगा? ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। जैसे मान लो g अपॉन n है, इसके एलिमेंट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, n a कामा n b कामा n c कामा n e भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं यदि जीवन प्रॉपर्टी के विषय में देखते हैं, तो n a और n b का मल्टीप्लाई करोगे तो दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन एक राइट कोसेट होता है कि नहीं होता? क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि दोनों ये दोनों किसके एलिमेंट है? g अपॉन n के एलिमेंट है, ये दोनों निश्चित रूप से g अपॉन n के एलिमेंट, ये रिजल्ट भी होगा, क्योंकि a और b किसके एलिमेंट है? g के ना। तो a इंटू बी जी का एक एलिमेंट होगा g में क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो जब a इंटू बी जी का एलिमेंट होगा तो n ए बी क्या होगा? एक राइट कोसेट हो जाएगा।
जब यानी राइट कोसेट होगा तो जी अपॉन एन का मेंबर हो गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, तो एन ए लिख लो, एन बी लिख लो, एन सी लिख लो, इन दोनों को ब्रैकेट में किए हो, इसका मतलब क्या हुआ एन ए लिखे रहो, इसको एन बी सी लिख सकते हो। ठीक है, और इसी को क्या लिख सकते हो एन ए और बी सी लिख सकते हो। एबीसी ग्रुप के एलिमेंट है, एबीसी जब ग्रुप के एलिमेंट है तो क्या करते थे ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे, यहाँ भी होल्ड करेंगे तो यान ये ए बी सी है तो यहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं। ऐसे इसी को क्या लिख सकते हैं एन ए बी और एन सी, एन ए बी को क्या लिख सकते हैं एन ए और एन बी और फिर एन सी। यहाँ ब्रैकेट में इन दोनों में लगा था, इन दोनों में ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब क्या हुआ एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। ठीक है, जी अपॉन एन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या है तीसरी प्रॉपर्टी जी अपॉन एन जो लिखे थे हम, जिसके एलिमेंट एन ए एन बी एन सी थे, एन बी एन सी एन ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखते क्या है कि फॉर ऑल एन ए बिलोंग इन जी अपॉन एन देयर एग्जिस्ट एन ई बिलोंग इन जी अपॉन एन सच दैट क्या होगा एन ए इंटू एन ई इज इक्वल टू क्या होगा एन ए ई इज इक्वल टू एन ए। एन ई का मल्टीप्लाई करने से एन ए में कोई फर्क नहीं पड़ा, एन ई क्या हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एन ई को एन भी लिखा जा सकता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, एन ए आ जाता है, एन ई इक्वल टू एन भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जी अपॉन एन में एन आइडेंटिटी एलिमेंट है या एन ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी को फॉर ऑल एन ए बिलोंग इन जी अपॉन एन देयर एग्जिस्ट एन ए का इनवर्स बिलोंग इन जी अपॉन एन सच दैट क्या होगा एन ए और एन ए का इनवर्स इज इक्वल टू एन ए इनवर्स इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। इसका मतलब एन ए में एन ए के इनवर्स का मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। एन ए इनवर्स क्या हुआ एन ए का इनवर्स एलिमेंट क्या है इनवर्स एलिमेंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि एन ए हम जी अपॉन एन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए तो उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब जी अपॉन एन के ईच एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जी अपॉन एन में होगा। ठीक है ना, इस प्रकार आप देखते हैं कि ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। जब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट क्वांटिटी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट तो जी अपॉन एन क्या हुआ एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, इसलिए इस ग्रुप को कहते हैं कोसेट। ठीक है, जी क्या है जी डॉट एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। जी में एन के ऑल राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाता है। ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कोसेट ग्रुप। इसको सब बोल ही गए हैं, उसको लिखे देते डेफिनेशन या क्वेश्चन ग्रुप। डेफिनेशन क्वेश्चन ग्रुप। ठीक है, क्या लिखेंगे लेट जी डॉट बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप एंड N is a normal subgroup of group G। n मानेंगे h N तो नहीं लिखते हैं, N is a normal subgroup of group G। Then the collection ऑफ ऑल कोसेट, हम राइट बोलेंगे ना लेफ्ट बोलेंगे क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों इक्वल होते हैं। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एन इन जी, देन कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एन इन जी इज ए group with respect to multiplication of coset
multiplication of offset binary operation. ठीक है ना? G dot be multiplicative group and N is a normal subgroup of group G. Then the collection of all coset of N in G is a group. Is a group with respect to multiplication of coset binary operation. This group is called. क्वेश्चन This group with respect to multiplication is of called quotient group. Quotient group. It is denoted by. It is denoted by. It is denoted by G upon N and defined as follows. Defined G upon N that is अर्थात G upon N is equal to क्या लिखोगे? यानी ए सच दैट ए बिलोंगिंग G. इस टाइप के एलिमेंट होंगे. ए बिलोंगिंग G. ए बिलोंगिंग G. ठीक है? यस. that is G का दूसरा पढ़े सर. हाँ? सर कितने बन गए? 2:17 हो गए. 2:17. चलो ठीक. 5 फिर पढ़ाते हैं जैकोबियन. that